स्टार्ट करते हैं एथनिसिटी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट के हवाले से। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले भी डिस्कस किया था, देयर वाज अ आर्गुमेंट रिलेटेड टू गिलबॉर्न एंड मिर्ज़ा, लाइक व्हाट के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है वो क्लास का होता है, देन एथनिसिटी आता है, एंड देन जो है आपके पास जेंडर का एलिमेंट आता है। देखिए जो आपके अगेन फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल, एथनिसिटी पे फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल का ये इम्पैक्ट होता है, और फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल का भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब होता ये है कि जब फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल का जो एलिमेंट आता है इसके अंदर, वो क्या होता है, वही क्लास वाले एलिमेंट हैं, कल्चरल कैपिटल, मटेरियल कैपिटल। ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। ठीक है, फैक्टर्स आउटसाइड में कल्चरल फैक्टर्स, मटेरियल फैक्टर्स, आपका इसके अलावा लैंग्वेज कोड्स, स्पीच कोड्स जिसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्लास एंड एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर। लेकिन आपकी क्लास एंड एथनिसिटी के हवाले, एथनिसिटी एंड एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर भी ये एलिमेंट एड ऑन होता है। फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल के अंदर बेटा स्ट्रीमिंग, लेबलिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, या फिर आप इसको कह लो उससे ज़्यादा एबिलिटी ग्रुप्स बिल्ड हो जाते हैं ना इसके अंदर, वो इजी वर्ड। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं हमारे एथनिसिटी के अंदर। लेकिन हमारी जो आइडियाज़ होंगे वो एथनिक आइडियाज़ पर हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा बेस करेंगे अपने आप को। एथनिक आइडियाज़ का मतलब होता है सोशल बिलोंगिंग, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल एथनिसिटीज़ रहती हैं। सही है, अब मल्टीपल एथनिसिटीज़ यानी कि मल्टीपल सोशल बिलोंगिंग वाले लोग रहते हैं। जब ये चीज़ होती है उसके अंदर एक होती है मेजॉरिटी एथनिसिटी जो कि मेन स्ट्रीम कल्चर को फॉलो करती है। कल्चर को फॉलो करती है। फिर होती है आपकी माइनॉरिटी जो आपके एथनिक सब कल्चर को फॉलो करती है। अब जो एजुकेशन का कल्चर होता है, सही है, वो आपका कल्चर ऑफ एजुकेशन जो होता है वो मेन स्ट्रीम कल्चर होता है, कल्चर ऑफ एजुकेशन। अब मेरा बेटा जब कल्चर ऑफ एजुकेशन वो चीज़ होती है तो रोल मॉडल्स हो या लैंग्वेज हो या करिकुलम हो, तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर इसका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा नज़र आएगा। समझ में आई बात? चाहे कोई भी एलिमेंट आ जाए, सही है, इसके अंदर जो आपका कल्चरल एलिमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता होगा और वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। ठीक है, अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में नज़र कैसे आता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, वो आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ में नज़र आता है। किस में नज़र आता है बेटा? सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर। लेट्स सपोज आप अपना जो करिकुलम बिल्ड करते हो आपके अपने एथनिक ग्राउंड्स पे, ताकि आप अपनी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट कर सको। क्या कर सको बेटा? प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, जिसको हम एथनोसेंट्रिक करिकुलम का भी नाम देते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्टफुल होती है उसको हम नाम देते हैं ओवर्ट रेसिज्म का, यानी कि एजुकेशन सिस्टम ओपनली रेसिज्म का शिकार हो रहा है। ठीक है, अब ओवर्ट रेसिज्म का मतलब क्या है कि मेजर एथनिसिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और माइनॉरिटी को लेस प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपका अब्यूज़ आ जाता है, हैरेसमेंट। ओवर्ट रेसिज्म का मतलब होता है ओवर्ट यानी कि ओपन होना, सही है, खुल्लम खुल्ला होना। ठीक है,
तो अब खुल्लम खुल्ला रेसिज्म हो रहा है, सही है। फिर आगे आते हैं हैरेसमेंट। इसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि इफ़ अ मेजॉरिटी यूज टू कंसिडर समवन कि यार देखो दुनिया की वो तमाम नेशंस जहाँ पे एक चीज़ होती है नेगेटिव एटीट्यूड की, अगर हम बात करें, जैसे लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे मेजॉरिटी अपने आप को बहुत सुपीरियर कंसिडर करती है, ठीक है, उनकी ब्रीड में होता है, जैसे मिडल ईस्टर्न कल्चर है, ठीक है, लोकल्स अपने आप को एक सुपीरियर कंसिडर करते हैं, तो यानी कि जो माइनॉरिटी होगी अब वही वाला सुलूक होगा जो तुम्हारे घर के अंदर मासी के बच्चों के साथ होता है सही है। जो मेड के बच्चे होंगे, तुम्हारे वर्कर्स के बच्चे होंगे, जो तुम उनके साथ सुलूक करते हो, वही तुम्हारे वो माइनॉरिटी के साथ वही सलूक करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ओवर्ट रेसिज्म में नज़र अभी आ जाती है कभी कभी। यहाँ तक क्लियर होती है बात? अच्छा, फिर अगर हम आगे चलते हैं एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं इस हवाले से, वी यूज टू कॉल दैट थिंग कल्चरल रेसिज्म। कल्चरल रेसिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एथनो सेंट्रिक करिकुलम, ठीक है। अब एथनोसेंट्रिक करिकुलम जो होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वो किसी एक एथनिसिटी को प्रमोट कर रहा होता है, एक एथनिसिटी को प्रमोट कर रहा होता है। अब मैं अगर बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ, अब एथनोसेंट्रिक करिकुलम क्या करता है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो बिल्ड करता है वो रोल मॉडल्स, यानी कि भाई लेट्स सपोज रोल मॉडल्स बिल्ड करता है अपनी एथनिसिटी के हवाले से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एथनिक माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैव नो रोल मॉडल इन करिकुलम। करिकुलम के अंदर उनको कोई रोल मॉडल उनका होता ही नहीं है। लेट्स सपोज मलेशिया के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मलेशियन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, साउथ एशियन बच्चों का क्या इंटरेस्ट उनके मलेशियन हिस्ट्री के अंदर, सिंगापुर और मलेशिया की लड़ाई हुई, उसके अंदर मलेशिया ने ये किया, सिंगापुर ने ये किया भाई, और ही वॉज द हीरो। अब ही वॉज द हीरो, उसकी कोई कल्चरल कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताऊं, अमेरिका जो है ना बहुत स्मार्ट है, वो अपने लोकल हीरोज़ को ग्लोबल हीरोज़ बना देता है। तो जब आप उनका करिकुलम पढ़ रहे होते हो, और ब्रिटेन ने भी काफ़ी हद तक कोशिश की, तो जब आप उनका करिकुलम पढ़ रहे होते हो तो जो लोकल हीरोज़ होते हैं वो ग्लोबल हीरोज़ दिख रहे होते हैं, कि इन्होंने, अमेरिका में कहते हैं ना कोई भी चीज़ लोकली अच्छी हो जाए तो वो ग्लोबली अच्छी हो जाती है बिकॉज उनकी ब्रांडिंग ये है। उनकी फिल्म अगर लोकली बिजनेस कर रही है और अच्छी है तो वो ग्लोबली कंसिडर की जाती है, इट्स अ गुड फिल्म, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ आपके पास कि भाई आपका, इसको हम कहते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल मॉडल्स, कि रोल मॉडल्स की अंडर रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे मेरा बेटा? सही है, रोल मॉडल्स की अंडर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं भाई रॉस की स्टडी देख लेते हैं इस हवाले से। रॉस की स्टडी कहती है कि भाई यूके के अंदर, इन द यूके रॉस की स्टडी कहती है कि भाई ओनली 5% टीचर्स जो है ना बेटा फ्रॉम माइनॉरिटी हैं, 5% टीचर्स फ्रॉम माइनॉरिटी से 5% टीचर्स हैं, जबकि 15% स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम माइनॉरिटी। यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और टीचर्स कम है। जब टीचर्स कम होंगे तो वो उस कल्चर को उतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी जितनी आपके मेजॉरिटी के कल्चर को रिस्पेक्ट मिलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? देखिए, याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सही है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज़ अ कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। अगर आप देखो दुनिया का आज जो भी लोकल कल्चर होता है ना, जो मेजॉरिटी का कल्चर होता है, वो अपने आप को एक अलग तरीके से ट्रीट करता है।
एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी होता है ओवर अदर्स। समझ में आई बात? कि हर किसी को लगता है उसका कल्चर सबसे बेस्ट है। आपका एजुकेशन सिस्टम भी यही काम कर रहा होता है कि वो एक तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहा होता है और बाकी तरह के कल्चर्स को वो डिमोट कर रहा होता है। जब वो बाकी तरह के कल्चर्स को डिमोट करता है अनइंटेंशनली, ठीक है, या सबसे ज़्यादा वो ये होता है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़ होता है। क्या होता है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है, कि अगर लेट सपोज एक बुक के अंदर, एक इंसिडेंट के अंदर, ठीक है, आप सोचिए आपके रिलेटिव का डिस्कशन हुआ है, आपका इंटरेस्ट ही अलग हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ही अलग हो जाएगा। ठीक है, आपकी एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा उस चीज़ से। सही है। लाइक इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। अगर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया के टूरिज़्म के हवाले से, कोई मिनरल्स के हवाले से आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाए तो आपका एक अलग तरीके का लिंकेज हो जाएगा उस चैप्टर के साथ। सही है। ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग दिस एडवांटेज इज हैविंग ओनली फॉर द मेजॉरिटी, नॉट फॉर द मिनॉरिटी। इसीलिए दुनिया के अंदर अब पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं? ग्लोबल करिकुलम लेके आओ, जिसका ताल्लुक किसी एक एथनिसिटी के साथ नहीं है। वी नीड टू बिल्ड अ ग्लोबल सिटीजन्स। समझ में आई बात? इसकी इवैल्यूएशन में अगर आप लिखना चाहो साइड पे लिख सकते हो। कि दुनिया के अंदर अब जो जंग है, दुनिया में अब जंग हो रही है किसके हवाले से? दुनिया में अब जंग हो रही है आपके सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल करिकुलम्स के हवाले से। ठीक है, अब मैं आगे आऊँगा, एक स्टडी को डिस्कस करेंगे। इस स्टडी का नाम है द रनीमेड ट्रस्ट। रनीमेड ट्रस्ट का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई स्कूलिंग सिस्टम में एक हिडन प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक हिडन प्रोसेस। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है इस हिडन प्रोसेस के अंदर? हाई लेवल्स ऑफ कंट्रोल दिया जाता है। ठीक है, एंड क्रिटिसिज्म, टीचर्स कैन क्रिटिसाइज फ्रॉम टीचर्स। अब ये जो किस बेसिस पे होता है? कल्चरल स्टीरियोटाइप्स की बेसिस पे। ये बहुत ज़्यादा आपके फेथ स्कूल में ही पाया जाता है, बिकॉज दे कंसिडर द फेथ इज़ द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज एंड स्टफ। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इसी चीज़ के हवाले से रनीमेड अपनी डेवलपमेंट्स को, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई इन्होंने वर्किंग की किसके ऊपर? एजुकेशनल एक्सपीरियंस of Black Caribbean boys in the UK। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है? ये जो ब्लैक कैरिबियन बॉयज़ होते हैं, बिकॉज देखो ये सारे लोग ऑपरेशन डिफरेंट तरीके का बेयर कर रहे होते हैं, आउटसाइड द स्कूल भी और इनसाइड द स्कूल भी। तो अब होता क्या है, इनके पास मैस्कुलिनिटी की एक डेफिनेशन बनती है। ठीक है, ठीक है, मैस्कुलिनिटी इज बीइंग डिफाइंड in terms of rebellion, against white schooling। जो वाइट स्कूलिंग है ऑफ टीचर्स हैं। ठीक है, कि वाइट स्कूलिंग मैकेनिज्म है। देखो ये चीज़ यूके की सोसाइटी में वाइट वर्सेस ब्लैक बहुत ज़्यादा है। वाइट वर्सेस ब्लैक यूके की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है ये चीज़। तो उसने कहा कि भाई इनके यहाँ जो मैस्कुलिनिटी है कि अगर आप रेबेलियन नहीं हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक कैरिबियन के सेट्स एक्सेप्ट नहीं करते।
तो उसका इम्पैक्ट ये होता है ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक्स इन लोअर सेट्स। जो लोअर सेट्स ऑफ एबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी इनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा डिसिप्लिन इश्यूज, अब इन डिसिप्लिन इश्यूज से होगा क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, इनका फैमिली स्ट्रक्चर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर सपोर्ट करता है। ये तमाम चीज़ें किस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, स्कूल एक्सक्लूजन, इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है या खुद स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, दिस इज़ अ रेडीमेड ट्रस्ट स्टोरी, जिनके मुताबिक एक हिडन प्रोसेस था, जिसकी वजह से एक तरफ तो जो आपकी माइनॉरिटी थी वो एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ हो गई, और दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ उनके इश्यूज इतने ज़्यादा थे डिसिप्लिन वगैरह के, वो स्कूल एक्सक्लूजन के बायस भी उनकी हरकतें बन गई। जनाब अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं अपनी, ठीक है, और देखें इसके अंदर एथनिसिटी के अंदर रेसिज्म के आइडियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, ठीक है, रेसिस्ट आइडियाज़ का डेफिनेट सी बात है इम्पैक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट थ्योरिस्ट हैं हमारे गिलबॉर्न, ठीक है, इनके मुताबिक हमारे जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशनली रेसिस्ट, स्कूल्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशनली रेसिस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो अपना रेसिज्म कहाँ शो करते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। इससे होता क्या है, दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर ब्लैक पीपल्स। अब देखो होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके अंदर सब्जेक्ट सेट्स, सही है, जो बच्चों की सिलेक्शन बाय सेटिंग होती है उस पर इम्पैक्ट आता है। अब देखिएगा, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट सेट्स लिए जाते हैं आपके ब्लैक इंडिविजुअल्स की जानिब से जो कि लोअर सेट्स कंसिडर किए जाते हैं, जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वोकेशनल एजुकेशन का बायस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, दूसरी तरफ नज़र आता है कि भाई वाइट स्टूडेंट्स are overrepresented in gifted schemes। ठीक है, वाइट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओवर रिप्रेजेंट होते हैं गिफ्टेड स्कीम्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई इन वोकेशनल स्कीम्स ब्लैक स्टूडेंट्स आर overrepresented in vocational schemes, ठीक है। जो वोकेशनल स्कीम्स होती हैं उसके अंदर ब्लैक स्टूडेंट्स ज़्यादा नज़र आते हैं, और गिफ्टेड स्कीम्स हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, उसके अंदर वाइट स्टूडेंट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। उनको लगता है, गिलबॉर्न को लगता है स्कूल्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म का शिकार हैं, ठीक है, कि वो वाइट कल्चर को, वाइट आइडियाज़ को ज़्यादा प्रमोट करें एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक इंडिविजुअल्स आइडियाज़। समझ में आई बात? देखें अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के हवाले से। नाउ वी आर गोइंग फॉर द कल्चरल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट, कि व्हाट आर द कल्चरल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू एथनिसिटी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है जी। अब देखें कल्चरल एडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एडवांटेज होता है
ये आपकी मेजॉरिटी इन द यूके की बात करें तो आपकी वाइट इंडिविजुअल्स को मिलता है जो कि सोसाइटी में मेजॉरिटी कंसिडर किए जाते हैं। फिर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो भाई माइनॉरिटीज़ यानी कि ब्लैक इंडिविजुअल्स दे सी स्टफ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये अगर हम बात करते हैं तो भाई ऑटोमेटिकली इसकी वजह क्या है, इसके पीछे रीजनिंग, कल्चरल रीजनिंग की तरफ आते हैं। देखा ये गया है कि भाई आपके जो ब्लैक कैरिबियन बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, ब्लैक कैरिबियन वर्किंग क्लास बॉयज़, देखो समझना, एथनिसिटी, क्लास, जेंडर, तीनों चीज़ें आ गई और तीनों डिस्टर्ब हैं थोड़ी सी, सही है। अब इनके पास क्या होता है, हाई नंबर ऑफ फीमेल हेडेड फैमिलीज, हेडेड सिंगल पेरेंट फैमिलीज, ठीक है। फिर इन्होंने जो किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो होता है एंटी एजुकेशन सब कल्चर। सही है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है एंटी एजुकेशन सब कल्चर का इम्पैक्ट ये हुआ कि इनकी एथनिसिटी के अंदर लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि कहा जाता है ऑलमोस्ट 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ब्लैक्स के अंदर। भाई एजुकेशन के साथ पसंद नहीं है इनको, एजुकेशन इनको लगता है एजुकेशन जो है वाइट मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, विद इन ब्लैक्स। अब अगर आपको ऐसा लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अटेनमेंट है, आपकी जो जॉब प्लेसमेंट है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता भी है, जिसकी वजह से 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट किया जाता है। बात आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिविल को स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टडी है जनाब, और इस स्टडी के मुताबिक दे टॉक अबाउट द ब्लैक कैरिबियन किड्स, दे टॉक अबाउट द माइनॉरिटी किड्स, पर्टिकुलरली जहाँ पे जब थ्योरिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जो वाइट थ्योरिस्ट जो होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, वो जो होते हैं जब भी माइनॉरिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर ब्लैक कैरिबियन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इनके मुताबिक दे आर हैविंग पुअर पेरेंटिंग, यानी कि इनके पेरेंटिंग इश्यूज होते हैं, ठीक है। पेरेंटिंग इश्यूज के बाद जो इनका दूसरा एलिमेंट होता है वो उनका एंटायर स्कूल बिहेवियर होता है। क्या होता है बेटा? एंटायर स्कूल पेयर ग्रुप। ठीक है, एंटायर स्कूल पेयर ग्रुप जो होता है वो उनको शरारतों पे लगा रहा होता है, उनको बहुत सारी चीज़ों से, एजुकेशन से दूर कर रहा होता है। फिर आगे आते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना इनका, वो होता है दे आर नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि आप लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, पर्टिकुलरली उनके अपने एंटायर स्कूल बिहेवियर की। उनको लगता है कि भाई ये तो उनका राइट है। अब जब आपका एंटायर स्कूल बिहेवियर होता है ना बॉस, तो ऑटोमेटिकली आपको टीचर्स सपोर्ट नहीं करते, टीचर सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, चाइनीज़ पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एशियन पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली यूके के अंदर, दे वर मोर इंटेंट टूवर्ड्स एजुकेशन। सही है, उनका एजुकेशन पे की तरफ इंटेंट नज़र आता है। समझ में आई बात? अब उनका एजुकेशन से तरफ इंटेंट कैसे नज़र आता है
कि भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरफ देखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि भाई एशियन माइनॉरिटीज़ जो हैं, जिसमें चाइनीज़ आ गए, इंडियंस आ गए, एशियन माइनॉरिटीज़ जो हैं दे अचीव हाई। ये वैल्यूएशन में भी आ सकता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ आ सकता है। इसकी वजह क्या है? नंबर 1 इज़ देयर कल्चरल वैल्यूज़, पढ़ाई लिखाई में बहुत चैम्पियन होते हैं साउथ इंडियंस पर्टिकुलरली, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ इनकी फैमिली वैल्यूज़ सपोर्ट करती हैं, इनकी फैमिली वैल्यूज़ इन आइडियाज़ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा से अब एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। इसमें हमारे पास स्टडी आती है, जब भी आप इसकी बात करें तो शुगर की स्टडी को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इन्होंने यूके के अंदर, इंडिया के अमेरिका के अंदर चाइनीज़ स्टूडेंट्स पर बहुत काम किया, ठीक है। शुगर के मुताबिक कि भाई चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं दे गो फॉर हाई अचीवमेंट, ठीक है। वो हाई अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? उनकी टाइगर मदर्स, सही है। टाइगर मदर्स क्या होती हैं भाई? ये उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखती हैं बच्चों की, ठीक है। अगर आप मलेशिया साइड पे जाएं, आपको चाइनीज़ मदर्स नज़र आएंगी। दे वर सो मच इनटू द किड्स, वो किड्स पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही होती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, ठीक है। यानी कि आपको शायद पाकिस्तान के अंदर किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में नज़र ना आए कि भाई ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ आती है हमारे पास, ठीक है। उनके मुताबिक सॉन्डर्स की थ्योरी आती है। सॉन्डर्स की थ्योरी के मुताबिक ये वही है जिनको हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अवर 4.2, ठीक है। सॉन्डर्स के मुताबिक जो अंडर क्लास लाइफ होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास के साथ हो, अंडर क्लास लाइफ इज़ द मेन रीज़न। ये एवैल्यूएशन में आ जाएगा, चाहे वो ब्लैक हो एंड वाइट बोथ, ठीक है। इनके मुताबिक उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी कल्चर, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत कम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी डिपेंडेंसी को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी कल्चर होता है जो कि साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन को कंटिन्यू करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, सही है। इसके अंदर दे एक्सेप्ट देयर लो स्टेटस, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हमारा स्टेटस है यही वो स्टेटस कंटिन्यू करेंगे, हमारा राइट। वंस दे एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई उनका साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन यहाँ पे होता क्या है, एक बंदा कमा रहा है 10 लोग खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, फैमिली साइज ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दे एक्सेप्ट देयर लो स्टेटस। दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ जो होती है वो एक्सेप्टेंस ऑफ लो स्टेटस होती है। वंस यू एक्सेप्ट समथिंग, यार आई एम अ लो स्टेटस पर्सन, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी के फर्दर एयर्स भी और आगे की चीज़ें भी उसी तरह से इम्पैक्ट होती रहेंगी। क्लियर होती है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं सब कल्चर्स को। हमारे पास सब कल्चर्स एंड एथनिसिटी के एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सब कल्चर्स एंड एथनिसिटी के एलिमेंट को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? बहुत ही सिंपल सी बात। सबसे पहले हमारे थ्योरिस्ट आते हैं इसमें सेविल की इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा समझने का खेल है, ठीक है। देखें, इन्होंने यूके के अंदर, इन यूके ब्लैक कैरिबियन, ब्लैक कैरिबियन स्टूडेंट्स के ऊपर 4 सब कल्चर्स डेवलप किए थे इन्होंने, सही है। ये जो 4 सब कल्चर्स इन्होंने डेवलप किए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो ब्लैक कैरिबियन बच्चे हैं ये 4 तरह के सब कल्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? 4 तरह के सब कल्चर्स में। लाइक व्हाट? हाउ? नंबर 1 इज
पैसिव एक्सेप्टर्स, फिर होते हैं हमारे पास पैसिव रेजिस्टर्स, फिर होते हैं हमारे पास एक्टिव एक्सेप्टर्स, और हमारे पास होते हैं एक्टिव रेजिस्टर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में। देखें, पैसिव का मतलब होता है अल्लाह मियां ने दिमाग नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सुन हुआ है बच्चा इंसान है। जब इंसान बिल्कुल सुन हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो पैसिव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पैसिव। ठीक है। अब इंसान के पास एबिलिटी टू एनालाइज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? उसके इंसान के अंदर क्या है बेटा? उसके अंदर दिमाग चल रहा है उसका, वो एनालाइज कर रहा है। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली एक होते हैं पैसिव एक्सेप्टर्स, पैसिव एक्सेप्टर्स। ठीक है। अब ये वो बच्चे होते हैं जो एक्सेप्ट द वाइड कल्चरल वैल्यूज, who accept the wide cultural values, यानी कि एजुकेशन सिस्टम की जो वाइड कल्चरल वैल्यूज होती हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाते हैं एक्चुअल में? प्रो स्कूल, यानी कि स्कूल की हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब वो ये बात कहते हैं, यानी कि इनका अजम्पशन क्या बन जाता है, समझिएगा। ये कहते हैं दोज आर द ब्लैक किड्स हु गिव द स्कूल बैड नेम। ठीक है। यानी कि कहते हैं कि भाई वो ब्लैक किड्स ने स्कूल को बुरा, खुद भी ब्लैक होते हैं बट वो कहते हैं गंदे बच्चों ने स्कूल को बुरा नाम दिया हुआ है। ठीक है। दे एक्सेप्ट वॉट एवर द स्कूल इज सेइंग, दे एक्सेप्ट वॉट एवर स्कूल इज सेइंग, बिकॉज उनको लगता है कि भाई इसके बगैर तो, यानी कि द वाइड कल्चरल वैल्यू आर द बेस्ट वैल्यूज विद इन द सोसाइटी who accept this phenomenon। ठीक है। फिर होते हैं एक्टिव एक्सेप्टर्स। एक्टिव एक्सेप्टर्स कौन से होते हैं? who acted wide, यानी कि वाइड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। और दिस इज अ प्रो स्कूल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। क्या कह सकते हैं बेटा? ठीक है। प्रो स्कूल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। ठीक है। प्रो स्कूल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि भाई दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे आर, और उनको लगता है भाई इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द टीचर्स आर सेइंग, वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द टीचर्स आर सेइंग। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है क्या चीज़ बेटा? पैसिव रेजिस्टर्स की। ठीक है। यानी कि उनको कोई अकल वकल होती नहीं है, सही है, और बस वो उनका काम है रेजिस्ट करना। उनका काम क्या है? रेजिस्ट करना। ठीक है। और देखें अब होता क्या है कि भाई वो अपने पैसिव रेजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो माइनर एक्ट ऑफ डिविएंस करते हैं। माइनर एक्ट ऑफ डिविएंस। ठीक है। माइनर एक्ट ऑफ डिविएंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो, जबकि दे अवॉइड द ओपन और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, दे अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है। दे अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि दिमाग नहीं है ना, बस जो कुछ भी है फ्रेंड्स ने बोला, जो फ्रेंड्स ने बोला वो कर लिया, सही है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली फिर क्या होते हैं? एक्टिव रेजिस्टर्स, जिनके पास दिमाग होता है। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कहते हैं कि भाई स्कूल्स आर रेसिस्ट, ये दे कंसिडर स्कूल्स आर रेसिस्ट, और ऑटोमेटिकली दे रेबल अगेंस्ट देयर टीचर्स। दे रेबल अगेंस्ट टीचर्स। सही। तो अब ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, अब होता क्या है देखें, एक तरफ पैसिव एक्सेप्टर्स हैं, एक तरफ पैसिव रेजिस्टर्स हैं, एक तरफ एक्टिव एक्सेप्टर्स हैं, एक तरफ एक्टिव रेजिस्टर्स हैं। अब देखें अगर आप चारों को कंपेयर करें तो क्या समझ में आता है? पैसिव एक्सेप्टर हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे,
पैसिव रेजिस्टर्स जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा एक्ट करेंगे, बिल्कुल सुने हैं, उनके पास अजम्पशन क्या है, दे आर नॉट वेल ग्रूम्ड इन टर्म्स ऑफ द एनालिटिकल कैपेबिलिटी, ठीक है। फिर आते हैं एक्टिव एक्सेप्टर्स। जब वो एक्सेप्ट करेंगे किसी चीज़ को तो दे नो कि वो एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है, दे नो व्हाट दे आर एक्सेप्टिंग, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, आप पहले पैसिव एक्सेप्टर्स को याद कर लें और फिर एक्टिव एक्सेप्टर्स को याद कर लें, फिर आप पैसिव रेजिस्टर्स को याद कर लें और फिर आप एक्टिव रेजिस्टर्स को याद कर लें। इस तरह से भी आपको समझ में आना है, आसान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरह से अलग से कॉपी भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? पैसिव वो लोग होते हैं जिन हू डोंट हैव एनालिटिकल कैपेबिलिटी, दिमाग नहीं होता अल्लाह मियां का, सही है। और एक्टिव वो होते हैं जो उनको पता होता है व्हाट दे आर डूइंग, सही है। इसीलिए क्या हो रहा है, दे आर डूइंग द माइनर एक्ट ऑफ डिविएंस, ठीक है। एक्टिव रेजिस्टर्स क्या कर रहे हैं बेटा, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके पास रीजनिंग है इस चीज़ की। इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्लैक एक्टिव एक्सेप्टर्स, ठीक है, ये वो लोग हैं कि जिनको पता है कि दे आर एक्सेप्टिंग द वैल्यूज ऑफ द ब्लैक, यानी कि ये जो मैं वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये मेरी नहीं है, वाइट कल्चरल वैल्यूज है, ठीक है। एक्चुअल में मैंने क्या कहा, दे एक्टेड वाइट, क्या कहा, एक्टेड वाइट। जबकि अगर मैं पैसिव एक्सेप्टर्स की बात करूं तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं, आंखें बंद करके बोलेंगे जो हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, यही वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, हमारे वाले तो गंदे बच्चे हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं रेजिस्टर्स के हवाले से, जो पैसिव रेजिस्टर्स होते हैं ना वो एंटायर स्कूल तो होते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे होते, बिकॉज वो कोई इतना बड़ी एंटायर एजुकेशन अप्रोच लेके नहीं चल रहे होते, उनका इतना दिमाग ही नहीं होता कि वो इस चीज़ तक पहुंच सकें। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक होते हैं वो होते हैं एक्टिव रेजिस्टर्स, बिकॉज उनके पास अजम्पशंस होंगी कि भाई ये जो पूरा मैकेनिज्म है, द होल मैकेनिज्म अगेंस्ट अस, एम आई राइट? ठीक है। पैसिव रेजिस्टर्स स्मॉल स्केल, ठीक है, माइनर एक्ट ऑफ डिविएंस करेंगे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए। Now we are moving forward with another theory that is all about belongs to Shane, ठीक है। शेन की थ्योरी बड़ी मजे की थ्योरी है, ठीक है। This theory is linked with the Asian girls in the UK. Asian girls in the UK. Actually, Shane emphasized on the subcultural responses of Asian girls, ठीक है। यानी कि कौन कौन से सब कल्चर जो हैं वो एशियन गर्ल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, सबसे पहले इन्होंने 4 सब कल्चर्स में डिवाइड किया है इस पूरे मैकेनिज्म को। सबसे पहले होता है दी गैंग, ठीक है। अब गैंग वो होता है जो कि एंटायर स्कूल होता है, पहली चीज, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या कहा जाता है, समझिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली दे अडॉप्टेड द अस एंड देम अप्रोच, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दे आर हैविंग द पॉजिटिव क्लेम ऑफ एशियन आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि they are going for the positive claim of Asian identity, ठीक है। automatically they oppose the dominant culture of the school, ठीक है, against the culture of the school। अब ये हो गए थोड़े से एक्टिव रेजिस्टर्स की टाइप है, ठीक है। इनके नज़दीक जो कल्चर ऑफ स्कूल है वो वाइट एंड रेसिस्ट है, ठीक है। यानी कि दे आर एंटायर स्कूल अपनी एशियन आइडेंटिटी के ऊपर ये प्राउड करते हैं और कल्चर ऑफ स्कूल को अपोज करते हैं, बिकॉज दे कंसिडर द कल्चर ऑफ द स्कूल एज वाइट एंड रेसिस्ट, ठीक है। फिर होते हैं द सर्वाइवर्स। अब ये जो सर्वाइवर्स होते हैं बेटा, दी सर्वाइवर्स आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग प्रो स्कूल, ठीक है,
दे आर हैविंग प्रो स्कूल एंड प्रो एजुकेशन अप्रोच। इन्होंने पढ़ना होता है भाई, सीधी सी बात है, पढ़ने आए हुए होते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है एज आइडियल इंडिविजुअल्स, ठीक है। दे वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, दे अवॉइड कन्फ्रंटेशन, फड्डों से अवॉइड करते हैं, दे अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, सही है। और दे हमेशा दे यूजुअली पॉजिटिवली लेबल्ड बाय द टीचर्स होते हैं एज अ नाइस गर्ल एंड गुड वर्कर्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली के दिस सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी इज लिटिल बिट शाय, ठीक है। इसके अलावा दे ऑलवेज गो फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि पूरे मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं ये लोग, ठीक है, कि यार हमने पढ़ना नहीं करना, हमने अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है। अब द थर्ड वन इज द रेबल्स, ठीक है। ये क्यूट लोग कौन से होते हैं? एक्चुअल में ये लोग होते हैं प्रो स्कूल एंड रेबल अगेंस्ट देयर ओन कल्चर। उनको लगता है देसी कल्चर इज द वर्स्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो वी नीड टू एक्टेड वाइट, वी नीड टू बी एक्टेड। हम तो यार हमारे अम्मा अब्बा तो शायद वाइट थे, लेकिन पता नहीं वो इंडिया चले गए तो ब्राउन हो गए वो, ठीक है। तो एक्चुअल में दे रेबल अगेंस्ट देयर ओन कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है। दे एक्सेप्ट द वेस्टर्न मोड्स ऑफ ड्रेस हो गया। इसके अलावा दे यूज्ड टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम एशियन ग्रुप्स, ठीक है। क्या कहते हैं, अच्छा इसके अलावा दे ऑल्सो गो फॉर द एकेडमिक सक्सेस, दे ऑलवेज कनेक्टेड विद द स्कूल विद द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसके अलावा जो एक्चुअल में ये अपने होम लाइफ से रेबल कर देते हैं स्कूल लाइफ की तरह, सही है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा एक्टेड दे वांट टू बी एन वाइट पर्सन, वो वाले नहीं होते, कहते हैं कि आई थिंक माई ग्रैंडपा वाज लिटिल इंक्लाइंड टूवर्ड्स द ब्रिटिश कल्चर एंड आई थिंक ही मैरिड विद सम ब्रिटिश वुमेन एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं अपने अपने फोर फादर्स के अंदर, ठीक है, और बोलते हैं पता नहीं वाई द हेल आई एम ब्राउन, सही है, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर आती हैं हमारे पास फोर्थ फेथ गर्ल्स। इफ यू टॉक अबाउट द फेथ गर्ल्स, ठीक है, दे गो अराउंड द रिलीजन रादर देन एथनिसिटी, ठीक है। दे ऑलवेज बिल्ड देयर आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन rather than ethnicity, ठीक है। They go for the religious representation, ठीक है। They are mostly pro education होते हैं, ठीक है। बट इनके पास जो पूरा मैकेनिज्म होता है, they are having a good relation with the staff and teachers, ठीक है। इसके अलावा जो कंसिडर किया जाता है, they are aware of racism. If anything against their culture or the religion, they become entire school, सही है। अगर स्कूल बोलेगा enjoy the wine और enjoy the pork, तो वो बोलेंगे नहीं we can't do so, तो वहाँ पर वो स्कूल से अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने शेन के थ्रू there are 4 major subcultures, सही है, there are 4 major subcultures जो हमने डिस्कस किए, जिसके मुताबिक दी गैंग, सर्वाइवर्स, रेबल्स और फेथ गर्ल्स आती हैं। स्टार्ट द जेंडर एंड एजुकेशन अटेनमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस है कि यार इसके अंदर बड़े कोई कॉन्फ्रंटेशन बेस्ड आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट एक बात कर रहा होगा, दूसरा सोशियोलॉजिस्ट दूसरी बात कर रहा होगा। लेकिन पहले मैं स्टीरियोटाइप आपको समझा देता हूँ, तो फिर आप उन तमाम सोशियोलॉजिस्ट को नॉन स्टीरियोटिपिकल कंसिडर करते हुए, अनकन्वेंशनल समझते हुए उसको आप समझने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जी, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आप पहले स्टीरियोटाइप को समझ लें। सही, स्टीरियोटाइप में हमारे पास एक तरफ मेल आता है और दूसरी तरफ हमारे पास फीमेल। ये मैंने पहले शुरू में भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूँ। मेल इज़ मोर इनटू टुवर्ड्स व्हाट, इनको हम अंडर अचीवमेंट के अंदर काउंट करते हैं और फीमेल को हम अचीव्ड के तौर पे काउंट करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी वजह
feminization of schooling. Schools are more inclined towards female way of learning. सही है, फीमेल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब स्कूल्स ये तमाम चीज़ों को सपोर्ट करेंगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, होगा ये कि आपके पास स्कूल्स जो हैं बहुत ही बेसिक मैकेनिज़्म के थ्रू, यानी कि कहने का मतलब ये कि स्कूल्स आर सपोर्टिंग द फीमेल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है, यानी कि फ़ीमेल वे ऑफ लर्निंग और या फीमेल वे ऑफ स्टडिंग, इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करते हैं आपके स्कूल्स, ठीक है। और मेल्स का साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनका लैडिश बिहेवियर है। अब लैडिश बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि आपके जो मेल्स हैं दे आर मोर नॉट सपोर्टिंग द एजुकेशनल आइडियाज़, ठीक है। एजुकेशनल आइडियाज़ को आपके मेल सपोर्ट नहीं कर रहे, सही है। जब वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे बेटा, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें इससे समझ में ये आता है कि जब वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो एजुकेशन को वो इज़्ज़त नहीं दे रहे, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब वो एजुकेशन को इज़्ज़त नहीं दे रहे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी भी होता है। ठीक है, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इस पूरे मैकेनिज्म के बैकग्राउंड में एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जेंडर्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, अब जेंडर्ड सोशलाइजेशन क्या होता है बेटा, वो ये होता है डिफरेंट सोशलाइजेशन for males and females. अब males incline towards instrumental role and females incline towards expressive role. ये आइडिया किसने दिया था, ये नॉर्मली कौन करता है, ये फैमिली करती है, और ये आइडिया दिया था एनोक्ले ने, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए इस जेंडर्ड सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। इस जेंडर्ड सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट आता है मेरा बेटा जेंडर्ड करिकुलम से। यानी कि डिफरेंट subject selection for males and females। ठीक है, अब जिसको हम कहते हैं gendered curriculum, male is more inclined towards business, administration, engineering, etc. And females are more inclined towards literature and social sciences। ठीक है, ठीक है। अब जब ये चीज़ होती है, जेंडर्ड करिकुलम आ गया, डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन आ गया, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आ गया, ऑटोमेटिकली पूरा फिनोमेना जेंडर्ड करिकुलम का डेवलप हो रहा है। ठीक है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस फॉर्म में नज़र आएगा बेटा, वो आएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन at the workplace। horizontal segregation का मतलब क्या होता है, some less important departments
departments are dominated by females and important by males. एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक HR by females, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय मेल। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये जेंडर्ड करिकुलम होता है। फीमेल्स यूज टू स्टडी द ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल साइंसेज स्टफ, एम आई राइट, एंड मेल्स यूज टू स्टडी द इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शंस। समझ में आई बात? अब इस हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन से इम्पैक्ट ये आएगा कि अपर मेजर positions by males, like males are CEOs, females are secretaries. Minor position by females, ठीक है? यानी कि वर्टिकल सेग्रीगेशन हो गई। टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे मेल्स बैठे हुए, बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे फीमेल्स बैठी हुई हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए, याद रखिएगा ये सारे मामला, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। सही है? जब फैमिली जेंडर सोशलाइजेशन करती है बेटा, तो ऑटोमेटिकली वहीं से मामला चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो इसके थ्योरिस्ट आते हैं इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए, उनका नाम है क्रेस्पी। क्रेस्पी के मुताबिक देयर आर रेंज ऑफ डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज in contemporary societies, ठीक है? In contemporary societies there are range of different gender identities. Some of them may lead towards career progression. They want to see themselves at some point, ठीक है? और career progression की तरफ जा रहे हैं, particularly after development of autonomous feminities or modernized feminities, ठीक है? These sort of career progression की वजह से क्या हो रहा है? रेंज ऑफ डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज जनरेट हो जाता है, ठीक है? फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट थ्योरिस्ट, फ्रांसिस एंड स्केल्टन। फ्रांसिस एंड स्केल्टन क्या कहते हैं भाई? इनके मुताबिक फीमेल अटेनमेंट को डिस्कस किया जाता है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल अंडर अचीवमेंट। कई मरतबा कहा जाता है कि फीमेल आर अचीविंग वेल बिकॉज मेल्स आर अंडर अचीव। तुम इसलिए रेस जीत रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कंपेरेटर है ना वो बहुत हल्का है। सही है? इसकी एक और जो रीजनिंग दी जाती है, पहली जो दी जाती है वो दी जाती है नेचुरल डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर, कि भाई देयर इज अ नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, जिसकी वजह से और स्कूल यूज टू सपोर्ट द फीमेल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है? सेकेंड इज फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल्स, के स्कूलिंग सिस्टम्स यूज टू सपोर्ट द जो टीचर्स आर फीमेल्स, तो फीमेल वे ऑफ लर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है? फिर आता है कई मरतबा जेंडर इंटरप्रिटेशन,
जेंडर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि मेल को आप एज अ विद प्रैक्टिकल रोल्स लिंक करते हो, फीमेल्स को आप लिंक करते हो डोमेस्टिक रोल के हवाले से, ठीक है। जेंडर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जेंडर के जो आइडियाज़ हैं वो किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यानी कि सोसाइटी किस तरीके से किसी जेंडर को डेवलप कर रही है। मेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद इंस्ट्रूमेंटल रोल, कहा जाता है तुम प्रैक्टिकल वर्क में अच्छे हो, सही है, लेकिन तुम जो होगे मेल को ज़्यादातर एड ऑन किया जाता है इस तरह के ऐसे रोल्स के अंदर जो कि इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, ठीक है। जबकि फीमेल को ज़्यादा लिंक किया जाता है एक्सप्रेसिव रोल के साथ। तो ऑटोमेटिकली वर्क प्लेस के ऊपर और एजुकेशन के अंदर भी ये डिफरेंसेस अपनी जगह पे कायम रहते हैं, ठीक है।